अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की जो हम लोगों का टॉपिक है वो है CS402। ठीक है, इसके हम लोगों ने आज फाइनल टर्म प्रिपरेशन करनी है। ठीक है, आई होप कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी। चैनल को आप लोगों ने लाजमी जो है वो सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है, क्योंकि सब्सक्राइबर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो ही मुझे मोटिवेशन मिलेगी मज़ीद वीडियोज़ बनाने की, और मैं कोशिश करूँगी कि आप लोगों को जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा फाइनल टर्म प्रिपरेशनल वीडियोस दे सकूँ और आपकी हेल्प कर सकूँ, और वो वाकई आपकी उनसे हेल्प होगी। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम लोग अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। अच्छा, इसमें जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो मैं आप लोगों को साथ साथ बताती जाऊँगी। ठीक है, वो आप लोगों ने हाईलाइट कर लेना है। साथ में ये अपने हैंडआउट्स ओपन कर लें तो वहाँ पे आप लोगों ने हाईलाइट कर लेना है। ठीक है, साथ में जो पेपर्स में आ रहा है, ठीक है, करंट पेपर्स में और पास्ट पेपर्स में जो जो क्वेश्चन रिपीट हुए हैं वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगी। साथ साथ ये भी बताऊंगी कि शॉर्ट कौन सा इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग कौन सा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़ जो है वो ये है कि मेमोरी को आप जो मेमोरी होती है ना, ठीक है, वो लैंग्वेज को किस तरह से रिकोगनाइज़ करती है। ठीक है, रिकोगनाइज़ करने का मतलब क्या होता है कि एक रिस्ट्रिक्शन होती है कि आपने क्या करना होता है। जो आपको डायग्राम दी हुई होती है इस तरह से, ठीक है, उसमें आपने सिंगल पास कराना होता है, यानी कि लेफ़्ट टू राइट आपने कोई आपको स्ट्रिंग दी हुई होती है और वो आपने पास करवानी होती है। अगर तो वो स्ट्रिंग पास हो जाती है तो इसका मतलब है कि आपको जो सर्टेन लैंग्वेज दी हुई है, ठीक है, वो स्ट्रिंग उससे बिलोंग करती है। अच्छा, इसमें ज़्यादातर यही होगा कि आपने जो है वो आपको कोई स्ट्रिंग दी हुई होगी और आपने पास करवानी होगी। जैसे यहाँ से लेकर आपको फॉर एग्जांपल कोई स्ट्रिंग दे दी जाती है 0010 फॉर एग्जांपल। ठीक है, तो आपने क्या करना है कि एक स्ट्रिंग को आपने लेफ़्ट से पास करवाना शुरू कराना है, और दोबारा अगर वो एंड पॉइंट पे आती है, ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि ये जो है वो सर्टेन लैंग्वेज को रिकॉग्नाइज करे। जैसे 0 0, ठीक है, 1 एंड 1, ये स्ट्रिंग पास हो गई ना। मैंने आपको बोला था 0 0 1 1 आपने देखनी है कि पास होती है या नहीं। तो अब 0 हमने लेफ़्ट से स्टार्ट की और यहाँ पे कंप्लीट हुई, और यहाँ पे देखें प्लस का सिंबल आ रहा है, मतलब कि यहाँ पे जो है वो एंड हो गई है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये इस लैंग्वेज से बिलोंग करती है। ठीक है, जैसे अब यहाँ पे एक एग्जांपल दी हुई है कि ये एक स्ट्रिंग दी हुई है और आपने ये पास करवानी है। तो देखें पहले हमारे पास क्या है, ए लिखा हुआ है, तो यहाँ पे इसका मतलब क्या है कि ये स्टार्टिंग भी है और एंडिंग भी है। तो यहाँ से जब यहाँ पे जा रहा है तो ए पास हो गया। ठीक है, फिर दोबारा से है तो यहाँ से यहाँ पे फिर से ए पास हुआ। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे दोबारा ये एंडिंग स्टेट आ गई है। ठीक है, तो ये हो गया है डबल ए। सही है, फिर डबल बी कैसे होगा कि यहाँ से देखें यहाँ पे एक बी बन रहा है, यहाँ से यहाँ पे एक बी, तो डबल बी भी पास हो गया। दोबारा यहाँ से यहाँ पे आए तो ए, ये वाला जो ए लिखा हुआ है, और फिर से बी करवाना है तो यहाँ से एक बी और दोबारा यहाँ पे वापस आके डबल बी। तो ये पूरी की पूरी आपकी क्या होगी, स्ट्रिंग पास हो गई है। सही है, तो इस तरह से आपने बेसिकली स्ट्रिंग पास करवानी है। अब ये क्या है, पैलेंड्रोम। पैलेंड्रोम किसे कहते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है पैलेंड्रोम का। मिड टर्म में भी अगर आपने पेपर दिया है तो आपका इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया होगा। पैलेंड्रोम एक ऐसी लैंग्वेज होती है ना, ठीक है, जो एक ऐसी स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करती है, जैसे आप लेफ़्ट टू राइट पढ़ें चाहे राइट टू लेफ़्ट पढ़ें, आपका आंसर सेम आए। जैसे देखें ए बी ए को आप यहाँ से यहाँ पढ़ें तो भी ए बी यही है, और अगर आप राइट टू लेफ़्ट पढ़ें तो भी ए बी यही है। ठीक है, तो उस लैंग्वेज को पैलेंड्रोम कहते हैं। यहाँ पे एक छोटा सा आपके पास फार्मूला गिवन है कि आपको नंबर ऑफ स्टेट्स दी जाएंगी और साथ ही साथ ये आई की कुछ लेंथ दी जाएगी, और आप अच्छा, ये वाला कॉन्सेप्ट तो आप लोगों को क्लियर हो गया ना कि अगर लेंथ दी हुई हो और स्टेट्स दी हुई हो, ठीक है, और आपने टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स फाइंड करनी हो, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स अगर आप लोगों ने फाइंड करनी हो तो उसके लिए ये फार्मूला है, ये 2n+1 - 1। ठीक है, तो यहाँ पे एक एग्जांपल भी दी हुई है कि आपके पास अगर l 20 है, इसका मतलब है कि 20 आपको स्ट्रिंग की लेंथ दी हुई है और आपने टोटल नंबर ऑफ अगर लेंथ फाइंड करनी है तो उसके लिए ये फार्मूला लगा के ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, एक चीज़ का आप लोगों ने ख्याल रखना है वो ये कि अभी फाइनल 2025 के एग्ज़ाम्स हो रहे हैं ना, तो जो स्प्रिंग 2025 के फाइनल टर्म में एक क्वेश्चन आया हुआ था और वो इस तरह से था कि अब यहाँ पे देखिए डिस्टिंग्विशेबल और इनडिस्टिंग्विशेबल का कॉन्सेप्ट है, लेकिन क्वेश्चन और एग्जांपल भी उसी से रिलेटेड है, लेकिन जो क्वेश्चन था वो उन्होंने घुमा फिरा के दिया हुआ था। क्वेश्चन ये था कि इसी तरह से आपको एक एग्जाम्पल दी हुई थी कि ये इस तरह से आप लोगों के पास एक लैंग्वेज है जिसके अंदर 0 1 आ रहे हैं, ठीक है, और वो जो स्ट्रिंग है वो ऐसी स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करेगी जो जिसके एंड पे 0 1 आएगा। ठीक है, तो इस आंसर को आपने वेरीफाई करना था। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, सबसे पहले मैं आप लोगों को इसका कॉन्सेप्ट बता देती हूँ
डिस्टिंग्विशेबल और इनडिस्टिंग्विशेबल का क्या कॉन्सेप्ट है। अच्छा, अब इस एग्जांपल से मैं आप लोगों को बताऊंगी, सही है। यहाँ पे देखें कि 0 1 के ऊपर क्या हो रहा है, एंड हो रहा है ना हमारा, 0 1 पे एंड हो रहा है, सही है। तो हम लोग क्या करेंगे कि जो आप लोगों को स्ट्रिंग्स गिवन होंगी ना, ये स्ट्रिंग गिवन है और ये स्ट्रिंग गिवन है, ठीक है। आप लोगों ने क्या करना है कि इसके एंड पे 0 1 लगाना है, क्योंकि एंड किस पे होनी चाहिए, 1 पे होनी चाहिए। हम क्या करेंगे, दोनों साइड्स पे ना, दोनों के एंड पे 1 लगा देंगे और फिर देखेंगे कि एंड पे 0 1 बन रहा है या नहीं बन रहा। अब अगर तो इस स्ट्रिंग के एंड पे 0 1 देखें बन रहा है और इसके एंड पे नहीं बन रहा, अगर तो दोनों का आंसर डिफरेंट है, यानी एक बन रहा है और एक नहीं बन रहा, तो फिर ये डिस्टिंग्विशेबल है, यानी हम लोग डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि ये डिफरेंट है, ये इसका आंसर डिफरेंट है, इसका मतलब है ये डिस्टिंग्विशेबल है। लेकिन अगर यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमने एंड पे 1 लगाया और इसके एंड पे 1 लगाया, लेकिन आंसर में देखें 1 1 आ रहा है, 0 1 नहीं आ रहा, इसका मतलब है कि हम इनको डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये दोनों सेम है, ठीक है। तो अब डिस्टिंग्विशेबल और इनडिस्टिंग्विशेबल का आपको समझ आ गया कि आपको इस तरह से दी हुई हो कि एंड 0 1 पे हो रहा है और आपने बताना है कि डिस्टिंग्विशेबल है या नहीं है, तो उसके एंड पे आप लोग क्या लगाएंगे, इसके एंड पे 1 है तो इन दोनों के एंड पे 1 1 लगा के देखें, अगर तो दोनों डिफरेंट है तो डिस्टिंग्विशेबल है, नहीं है तो इनडिस्टिंग्विशेबल है, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन ये नहीं था पेपर में, क्वेश्चन पेपर में ऐसे आया हुआ था कि आप लोगों ने ये बताना है कि ये आपके पास है ना 0 1, ठीक है। तो आपने बताना है कि ये जो स्ट्रिंग्स हैं दोनों, ठीक है, ये इसके अंदर लाई कर रही हैं या नहीं, यानी ये इस लैंग्वेज से रिलेट कर रही हैं या नहीं। तो पहली चीज़, ये जो जिसके एंड पे 0 1 आ गया, ये तो रिलेट कर रही है कि ये जो स्ट्रिंग है ये इसी लैंग्वेज की है, क्योंकि इसके एंड पे 0 1 आ रहा है। लेकिन इसके एंड पे 0 1 नहीं आ रहा, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो स्ट्रिंग है ये इस लैंग्वेज से रिलेट नहीं कर रही, ठीक है। तो पेपर में क्वेश्चन वो आप लोगों को बिल्कुल सीधा सीधा जो हैंडआउट्स में लिखा हुआ है, कभी कभी वो चीज़ें नहीं भी आ रही होती, चीज़ों को कुछ घुमा फिरा के देते हैं, तो आपने हर लिहाज से चीज़ को समझना होता है, बेसिक कॉन्सेप्ट लेना होता है। तो क्वेश्चन किसी भी तरह से आ जाए आप लोग कर लेंगे, ठीक है। तो इसको आपने स्किप नहीं करना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, सही है। अभी हम लोगों का नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट हो गया, लेक्चर नंबर 20। अच्छा जी, अगर मोरे मशीन की बात की जाए ना कि मोरे मशीन क्या है, ठीक है, तो मोरे और मिले दो मशीन्स हैं बेसिकली, ठीक है। इनके अंदर डिफरेंस जो है वो मिनिमम छोटा सा डिफरेंस है और उससे ही आपको पता चल जाएगा कि मोरे कौन सी है और मिले मशीन कौन सी है। पहले हम पढ़ लेते हैं कि मोरे मशीन होती क्या है। दोनों के अंदर ही ना ये तीनों चीज़ें होती हैं कि फाइनाइट सेट ऑफ स्टेट्स होती हैं, Q1 Q2 और Q, ठीक है। इनपुट स्ट्रिंग्स होती हैं और आउटपुट कैरेक्टर्स होते हैं, ठीक है। ये तीनों ही चीज़ें दोनों मशीन्स के अंदर होती हैं। अच्छा, अब ये वाला अगर आपने मिड टर्म का, मैं इसीलिए कह रही थी कि अगर आप लोगों ने तैयारी की हुई है ना तो आप लोगों को पता होगा कि ये टेबल किस तरह से बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ओल्ड स्टेट्स आप लोग यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है। न्यू स्टेट्स आप लोग यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है। और कैरेक्टर्स जो आपने प्रिंट करवाने हैं यहाँ पे, अगर आपको या तो ये मशीन गिवन होगी और आपने ये वाला टेबल बनाना होगा, या आप लोगों को ये मशीन गिवन होगी और आपने ये वाला टेबल बनाना होगा, ठीक है। तो ये नहीं हो सकता कि आप लोगों को सिंपल जो है वो इतना सा गिवन हो, एग्जांपल इतनी सी गिवन हो और आपको बोला जाए कि आप जो है वो ये टेबल बना दें या ये इस तरह की डायग्राम बना दें या इस तरह का कुछ, ठीक है। इनमें से कोई भी एक चीज़ आपको गिवन होगी, ठीक है। तो अगर आप लोग पहले डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है, जो कि मिड टर्म के सिलेबस के अंदर आपको बताया गया था कि किस तरह से आपने डायग्राम बनानी है, तो आप लोग इजीली ये वाला टेबल बना सकते हैं। और अगर आपको ये टेबल गिवन है तो इससे आप लोग ये इजीली बना सकते हैं। और अगर आपको यही जो है वो डायग्राम गिवन है तो आप इस तरह से ये भी बना सकते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ओल्ड स्टेट्स आप लोगों ने यहाँ पे लिख लेनी है, न्यू स्टेट्स जो है वो यहाँ पे लिख लेनी है। अब यहाँ पे देखें कि जब हम लोग Q0 से A रीड कर रहे हैं तो हम कहाँ पे जा रहे हैं, तो हम जा रहे हैं Q1 पे। यहाँ देखें ना, Q0 से जब हम A रीड कर रहे हैं तो हम कहाँ जा रहे हैं, Q1 पे। इस तरह Q0 से जब हम लोग B रीड करते हैं, ठीक है, तो हम कहाँ पे चले जाते हैं, Q3 पे। इसी तरह जब हम लोग Q1 से A रीड करेंगे तो हम कहाँ पे चले जाएंगे, ये Q1 है, यहाँ से A रीड किया तो कहाँ चले गए, Q3 पर। तो इस तरह से आप लोगों ने टेबल में, आप लोगों को ये चीज़ें तो आप लोगों ने खुद लिखनी है ना, ठीक है, कि ये कितनी स्टेट्स होती हैं, देखें यहाँ पे लिखी हुई है 4 स्टेट्स हैं, वो आपने लिख देनी है जो सर्कल के अंदर है, ठीक है। और न्यू स्टेट्स आपके पास, यानी कि A, यहाँ पे देखें ना कितनी चीज़ों को रीड करना है, A और B सिर्फ 2 ही हैं, तो ये आपने यहाँ पे लिख लेना है बस। फिर यहाँ से आप लोगों को देखना है कि Q0 से A रीड करें तो कहाँ जाना है, इतना सा काम है। दूसरी चीज़, ये जो आपके पास कैरेक्टर्स आ रहे हैं ना,
ये कैसे आएंगे कि देखिए Q0 के साथ क्या है 1, तो आपने 1 लिख देना है, Q1 के साथ 0 है 0 लिख दें, Q2 के साथ 0 है 0 लिख दें, और Q3 के साथ क्या है 1 है वो लिख दें। तो ये तो इतना सा काम था, लेकिन पेपर के अंदर जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है वो ये है, ठीक है। सारा कॉन्सेप्ट आपने इसके ऊपर रखना है। इसमें क्या आपको इनपुट एक दी हुई होगी कि ये इनपुट स्ट्रिंग है और आपने आउटपुट बतानी, इनपुट दी हुई होगी और आपने आउटपुट बतानी है। तो क्या होगा कि आपने ना एक बॉक्स छोड़ देना है और आपने इनपुट लिख देनी है सारी की सारी। ये किसके बारे में मैं आप लोगों को बता रही हूँ, मोरे मशीन के बारे में, ठीक है। मोरे मशीन के अंदर आपने एक बॉक्स छोड़ देना है और ये फर्स्ट वाला और सारी स्ट्रिंग लिख लेनी है, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या करेंगे कि जो फर्स्ट होगा ना, आपको ये गिवन है ना कि पहली कौन सी है, Q0 है, तो ये आप यहाँ पे लिख लेंगे। अब आप देखिए ये इस तरह से आपने जाना है कि Q0 से A रीड करें, देखिए Q0 से A रीड करें, Q1 पे जाएं, फिर Q1 से B रीड करें, कहाँ पे जाएंगे, ये यहाँ से देखेंगे आप लोग कि फिर Q1 से आप लोगों ने B के बारे में बात हो रही है, तो देखिए B कहाँ पे है, ये रहा B, तो आप लोग कहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ पे आ जाएंगे। इसी तरह आप लोगों ने फिर से देखना है कि Q1 यहाँ पे रहकर फिर आप B रीड करें। अब देखिए Q1 पे रह के दोबारा B रीड करें, तो कहाँ पे आ रहे हैं आप, दोबारा Q1 पे ही आ रहे हैं ना, तो आपने Q1 लिख दिया, फिर Q1 पे रह के A रीड करना है। अब देखें कहाँ पे है, Q1 पे A रीड करना है, कहाँ पहुँचे हैं जी, Q3 पे। इस तरह से करते हुए आप लोगों ने इस पूरी स्ट्रिंग को फाइंड कर लेना है, और ये बहुत ज़्यादा इजी होगा जब आप लोग लिख लेंगे ना। Q0 के साथ क्या है 1 है, तो आपने 1 लिख दिया, Q1 के साथ क्या है 0, तो ये आपका आउटपुट, ये आपका आंसर, ठीक है। अब मैं आप लोगों को मेन जो है वो डिफरेंस बता देती हूँ कि इनके अंदर जो है वो मेन डिफरेंस क्या है, ठीक है। यूसी से रिलेटेड जो है वो एक एग्जांपल है, होप कि आप लोगों को समझ आ रही होगी। मीले मशीन में मैंने आपको बताया था कि फाइनाइट इनपुट स्टेट्स होंगी, जैसे उसके अंदर है इनपुट और आउटपुट कैरेक्टर्स होंगे। यहाँ पे भी देखें, अब इसके ना सबसे पहले तो अगर आपको ये डायाग्राम गिवन है तो आपको यहाँ से पता चलेगा कि मीले है कि मोरे है। वो कैसे कि अगर आपको याद हो कि मोरे मशीन में ना ये जो 1 0 है ये यहाँ पे लिखा हुआ था, राइट, लेकिन मीले मशीन के अंदर क्या है कि ये जो 1 है ये इसके साथ लिखा। अब ये MCQs में भी आया हुआ था क्वेश्चन के जो हमारे पास 0 1 होती है, ठीक है, वो जो होती है वो आप लोगों ने स्टेट्स के साथ लिखी हुई होती है, या ये जो आपको करेक्टर्स दिए हुए इनके साथ लिखी हुई होती है। तो वो आप लोगों ने बताना है कि अगर करेक्टर्स के साथ लिखी हुई है तो उसका मतलब है कि ये मीले मशीन है, और अगर स्टेट्स के साथ लिखी हुई है तो उसका मतलब है मोरे मशीन है। तो ये मीले और मोरे का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट के लिए, लॉन्ग के लिए, MCQs तीनों चीज़ों के लिए, तो इसको आपने बहुत अच्छे से कर लेना है, ठीक है। अब ये भी सेम वैसा ही कॉन्सेप्ट है जैसे वो, ठीक है। दोनों में डिफरेंस क्या है, इनपुट आउटपुट का। दूसरी मेरे साथ में चीज़ लिखी हुई है कि अगर मीले मशीन के अंदर आप इनपुट n दे रहे हैं तो आपको आउटपुट भी n ही आएगा, लेकिन अगर मोरे मशीन के अंदर आप इनपुट n दे रहे हैं तो आउटपुट n+1 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे इसका टेबल देख लें कि इसका टेबल कैसे है। जो मोरे मशीन होती है ना उसके अंदर जितनी आपको इनपुट स्ट्रिंग दी हुई जो होती है आउटपुट भी उतनी ही होती है, लेकिन जो आपके पास वो होती है ना मोरे मशीन, उसमें एक स्ट्रिंग एक्स्ट्रा होती है। यहाँ से आपने देखा था कि पीछे आपके पास जो है यहाँ से हम लोग आउटपुट शुरू कर रहे थे, भला क्यों, क्योंकि देखें यहाँ पे क्या लिखा हुआ है Q0, ये फर्स्ट होता है ना स्टेट, ये तो हमने लिखनी ही लिखनी होती तभी आगे रन करती है। तो Q0 के साथ यहाँ पे अगर देखें तो कोई 0 या 1 लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ ना, ठीक है। तो आप लोग जब किसी स्ट्रिंग पे पहुंचेंगे तो ही तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे 0 आता है या 1, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे हम लोगों ने कुछ भी नहीं लिखा, क्योंकि मीले मशीन के अंदर हमें स्टेट्स के साथ जो कैरेक्टर्स होते हैं वो गिवन नहीं होते। अच्छा जी, आई होप कि आप लोगों को दोनों के अंदर जो है वो डिफरेंस समझ आ गया होगा कि दोनों के अंदर क्या है। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि ये जो टेबल है ना, ठीक है, ये दो टेबल इंपॉर्टेंट है। आपको इस तरह से इनपुट स्ट्रिंग दी भी होगी, ठीक है, और आप लोगों ने आउटपुट बतानी होगी, सही है। तो ये टेबल मैंने आप लोगों को सिखा दी है कि किस तरह से बनाना है। दोनों में सेम ही है, मतलब कि मोरे मशीन का भी ऐसे ही है, मीले मशीन का भी ऐसे ही है। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि इम्पोर्टेंट जो है वो ये, आप लोगों को ये भी गिवन आ सकती है कि मशीन बनानी है, लेकिन ये है कि उसमें सारी इंस्ट्रक्शंस भी गिवन होगी, ठीक है। लेकिन ज़्यादातर जो पेपर में रिपीटेड पास पेपर्स में, ठीक है, करंट पेपर्स में जो ज़्यादा रिपीट हो रहा है वो ये वाला टेबल है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट अगर देखी जाइए वही एग्जाम्पल है, ठीक है। तो इसको आप लोग ऐसे करें कि एक पेज ले लें, ठीक है, और उसके ऊपर इसको प्रैक्टिस करें, ठीक है। ये आपको इनपुट स्ट्रिंग दी हुई है और आपने इसकी ये आउटपुट निकालनी है, ठीक है, और इसके ऊपर रन करा के ज़रा आउटपुट निकाल के देखें कि आपकी भी आउटपुट सेम आती है या नहीं, ठीक है। अब नया हमारे पास कॉन्सेप्ट आ गया कॉम्प्लीमेंटिंग मशीन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है। कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये होता है कि अगर 1 है तो 0 आ जाएगा, 0 है तो 1 आ जाएगा,
ठीक है, सिंपल इसके अंदर यही है। देन हमारे पास इंक्रीमेंटिंग मशीन है। तो इंक्रीमेंटिंग मशीन का यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट आ जाता है कि अगर आपको कोई स्ट्रिंग गिवन है और आपने उसमें +1 कराना है और उसके एंड पे 0 है, तो फिर क्या होगा कि 0 की जगह सिंपल जहाँ पे 0 है उसकी जगह 1 आ जाएगा, बाकी सारी स्ट्रिंग सेम होगी। लेकिन अगर 1 आता है एंड पे, यानी कि 1 ऐड करना है ऐसी स्ट्रिंग में जिसके एंड पे 1 आ रहा है, तो आप क्या करेंगे, 0 लगाते रहेंगे तब तक जब तक ऊपर वाली स्ट्रिंग में 0 नहीं आ जाता, और जो 0 आएगा पहला उसकी जगह आपने 1 लगाना है, बाकी सारी आपकी सेम है। यानी आपने उल्ट करना है कि 1 1 जहाँ लगे हुए वहाँ 0 0 लगा देना है, और जहाँ पहला 0 आएगा वहाँ 1 लगाएं और बाकी सारी स्ट्रिंग सेम आएगी। ठीक है, देन हमारे पास नेक्स्ट जो है वो आ जाएगा डिक्रीमेंटिंग का कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो वो भी मैं आप लोगों को समझा देती हूँ। ये एक इम्पोर्टेंट MCQs है और शॉर्ट भी आया हुआ था पिछले सेमेस्टर के अंदर, स्टूडेंट्स का शॉर्ट क्वेश्चन आया हुआ था कि वो कौन सी मशीन है, ठीक है, कि जिसके अंदर आप जो है वो इंक्रीमेंटिंग और कॉम्प्लीमेंटिंग मशीन दोनों को यूज़ करते हैं। तो वो सब्ट्रैक्शन है। सब्ट्रैक्शन के अंदर इंक्रीमेंटिंग मशीन और कॉम्प्लीमेंटिंग दो मशीन्स यूज़ होती हैं। ठीक है, अब सब्ट्रैक्शन कैसे करनी है वो भी बहुत इजी है कि आप लोगों को दो गिवन होंगी स्ट्रिंग्स, उन दोनों को ऐड करना है। ऐड करने के बाद जो आंसर आएगा उसमें +1 करेंगे, तो जो आपका आंसर आएगा वो सब्ट्रैक्शन होगी। ये तो बहुत सिंपल था। ठीक है, इक्विवेलेंट मशीन्स अब आ गई। इक्विवेलेंट आपको पता है कि जिनकी आउटपुट और इनपुट सेम हो वो इक्विवेलेंट मशीन्स कहलाएंगी, लेकिन मीले और मोरे के अंदर ऐसा नहीं है। इनके अंदर दो मशीन्स को हम लोग इक्विवेलेंट तब कहेंगे, दो मीले हों अगर तो वो भी इक्वल हैं, और अगर दो मोरे हैं तो वो भी इक्वल हैं। लेकिन अगर एक मीले और एक मोरे है, ठीक है, तो वो सिर्फ एक ही कंडीशन में इक्विवेलेंट होगी कि अगर मोरे मशीन के साथ जो एक एक्स्ट्रा कैरेक्टर होगा, एक एक्स्ट्रा कैरेक्टर जो मोरे मशीन ने प्रिंट किया हुआ, अगर आप उसको हटा दें तो वो मीले मशीन के ही आउटपुट के इक्वल होगा। ठीक है, उसी से रिलेटेड ये थ्योरम है, और उसी से अब ये देखिए, ये दो मशीन से बताना है इक्विवेलेंट है कि नहीं। अब कैसे, आपको इनपुट दी हुई है ये, और आपको बोला गया है कि दोनों की आउटपुट बताएं, तो करना यहाँ पे भी सेम वही काम है कि सिंपल इसकी आप लोगों ने, ये स्ट्रिंग है, इसको यहाँ पे रन कराएं पहला, क्योंकि Q0 के साथ क्या लिखा हुआ है 0, तो वो 0 आ जाएगा। बाकी ये सारी रन करा लेनी है कि जब हम लोग Q0 पे हैं और हम लोग A रीड कर रहे हैं तो हम Q1 पे जाएंगे। ये कैसे होगा कि ये देखें, यहाँ Q0 पे है, A रीड करके कहाँ जा रहा है Q1, तो वो Q1 हमने यहाँ पे रखा है। इसी तरह से ये चलता जाएगा। और बाकी मैंने आप लोगों को बता दिया था कि मोरे के अंदर बहुत इजी होता है कि Q0 के साथ क्या लिखा हुआ है 0, आप वो लिख देंगे 1, इस तरह से आपके पास पूरी आउटपुट आ जाएगी। और मीले मशीन की आउटपुट सेम होगी, टोटली सेम आउटपुट होगी। सिर्फ अगर ये पहले वाला मोरे की पहला हटा दे तो वो यही मीले का आंसर है। तो आपको मीले का रन भी कराने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल आपने जो ऊपर मोरे मशीन का आउटपुट आई है वही आपने मीले मशीन पे लगा देनी है, फर्स्ट वाले को रिमूव कर देना। अच्छा जी, नेक्स्ट क्या है, साथ साथ मैं आप लोगों को बताती जाऊंगी जो जो इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ पे ये थोड़ा सा डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, वही टेबल बनाना है, लेकिन इसमें आप लोगों को कुछ फार्मूलाज गिवन हैं, आपने याद रखना है। पहली चीज़ नैंड, डिले और एंड बॉक्स। इसमें से ये डिले बॉक्स, जिसे फ्लिप फ्लॉप बॉक्स भी कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट तरीन MCQs है, बहुत बार रिपीट हो चुका है। ठीक है, आपको पता है कि एंड के अंदर ना सिर्फ तभी आपके पास आउटपुट 1 आती है जब दोनों इनपुट 1 होंगी। ठीक है, और नैंड क्या होगा, उसी का उल्ट होगा, क्योंकि इसे हम कहते हैं नॉट एंड। इसी तरह जो डिले होगा, ये तो आपके पास है कि आप लोगों ने क्या करना है, ये क्लॉक पल्स है, इसमें आप लोगों ने क्या करना होता है कि ट्रांसमिशन ऑफ द सिंगल जो है वो आपको मिल जाएगी, इसका कोई काम नहीं है बेसिकली। और क्या है कि और का मतलब भी आप लोगों को पता है कि एक भी 1 हो तो आंसर 1 आता है। अब यहाँ पे इस तरह से आपको कुछ गिवन होगा और आप लोगों ने ये टेबल बनाना है, ये वाला। ठीक है, इसके लिए ना आप लोगों के पास दो फार्मूले गिवन है कि जो न्यू B की वैल्यू होगी वो जो ओल्ड A की वैल्यू होगी वही होगी, और जो न्यू A की वैल्यू होगी, ठीक है, उसके लिए फार्मूला है कि आपने इनपुट यहाँ पे रखनी है। अगर इनपुट 0 है वो लिखें, नैंड लगाएं, फिर ओल्ड A लिखें और उसका ओल्ड B के साथ एंड करवा लें। सही है, तो जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल इनपुट 0 है, ठीक है, बीच में नैंड लगा और ओल्ड ए और ओल्ड बी दोनों ही 0 है, तो अगर दोनों 0 होंगे तो एंड के अंदर क्या होगा, एंड के अंदर आंसर फिर भी 0 ही आएगा। क्यों? क्योंकि एंड के अंदर अगर दोनों 1 होंगे तो ही आंसर 1 आएगा, अदरवाइज जो भी कंडीशन होगी आंसर जो है वो 0 ही आएगा। और अगर हम लोग नैंड की बात करें तो हमने बताया था कि उल्ट होता है, क्योंकि एंड अगर होता तो दोनों 0 थे तो आंसर 0 आता, लेकिन नैंड है
तो दोनों ज़ीरो होंगे तो आंसर 1 आ जाएगा। अब आउटपुट के लिए फार्मूला है इनपुट आर एंड ओल्ड बी, तो आपने ज़ीरो और इन दोनों के दरमियान आर कराना है। अब आप देखें कि दोनों ज़ीरो हैं तो आंसर ज़ीरो आएगा, क्योंकि आर का तो केस होता है कि अगर एक भी 1 हो तो 1 आएगा ना, लेकिन यहाँ दोनों ज़ीरो है। ये फार्मूला लगा के आप लोगों को बस टेबल के अंदर ये कंडीशंस याद रखनी है कि आपने ये ओल्ड स्टेट्स कौन सी हैं ये, ठीक है, ये आपने लिखना होगा। और एक इनपुट 0 होगी, एक इनपुट 1 होगी। जब आप इनपुट 0 दे रहे हैं तो क्या स्टेट आ गई और क्या आउटपुट आ रहा है और क्या जो है वो, ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये पेपर में मैंने देखा नहीं है कि ये आया हो, लेकिन फिर भी आप लोगों को हर लिहाज से पेपर की तैयारी करके जानी है। अगर पीछे वाले पेपर्स में नहीं आया तो हो सकता है आपके पेपर में आ जाए, तो उस लिहाज से आप लोगों ने तैयारी करनी है। अब यहाँ पे देखें, ये मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि किस तरह से आप लोगों ने ये डायग्राम बनानी होती है, ठीक है। अदरवाइज ये आपको गिवन होगी और आपने टेबल बनाना होगा। तो ये मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि किस तरह से करना है। यहाँ से आप Q0 से Q2 पे जा रहे हैं। अब याद आपने ये रखना है कि ये इनपुट है और ये दूसरी क्या है, आउटपुट है, ठीक है। और अगर आपको फॉर एग्जांपल कहते हैं कि आप Q0 से Q2 पे जा रहे हैं और इनपुट 0 है, तो आप देखें कि इनपुट तो दो है, एक 0 है एक 1 है, लेकिन आपसे कौन सी इनपुट पूछी गई है कि Q0 से Q2 पे जाते हुए अगर इनपुट 0 है तो आउटपुट उस लिहाज से आपने बतानी है। आपने ये नहीं लिख देना कि यार इनपुट तो 1 भी है तो आउटपुट तो 0 होगी या 1 होगी, कंफ्यूज नहीं होना। अगर इनपुट ये वाली बताई हुई है तो उसके साथ वाली आउटपुट बताएं। अगर यहाँ पे देखें, यहाँ पे आपको इनपुट 0 बोली जाती है तो आउटपुट आपने 1 बतानी है। तो ये भी पेपर में एक क्वेश्चन आया हुआ था कि ये डायग्राम आपको गिवन थी और आपको कंडीशंस दी हुई थी कि अगर Q0 से Q2 पे जा रहे हैं और इनपुट 0 है तो आउटपुट क्या आएगी। तो ये वाला भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप लोगों ने कर लेना है। नेक्स्ट ये टेबल आई होप कि अब तो आप लोगों को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस होगी और इसकी प्रैक्टिस करनी है क्योंकि ये इम्पोर्टेंट शॉर्ट प्लस लॉन्ग है, ठीक है। देन कुछ रेगुलर लैंग्वेजेस आ गई हैं आपके पास कि अगर रेगुलर लैंग्वेज है, ठीक है, L और L2, तो आप अगर इनको आप कैसे बता सकते हैं, कितने तरीक़ों से बता सकते हैं कि ये रेगुलर हैं। तो दो तरीके हैं, या आप लोग रेगुलर एक्सप्रेशंस यूज़ करें या TGs यूज़ करें। अब रेगुलर एक्सप्रेशंस में तो सिंपल आप क्या करेंगे, L1 में L2 के अंदर प्लस लगा दें तो ये एक लैंग्वेज बन गई, इनका मल्टीप्लिकेशन करा दें और इन पर डायरेक्ट लगा दें, ठीक है। तो ये आपके पास क्या होगा, अगर रेगुलर एक्सप्रेशन में लिखना है तो L1 की जगह R1 और L2 की जगह R2 लिख देंगे। लेकिन TG के ज़रिए कैसे होगा ये भी देख लें। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट MCQs के लिहाज से ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछी जाएगी कि अगर दो TGs दिए हुए हैं, ठीक है, और उनको आप लोग एक स्टेट के ज़रिए, एक न्यू स्टेट के ज़रिए उन दोनों की स्टार्टिंग स्टेट्स को कंबाइन करते हैं और साथ में लैम्डा लिख देते हैं, तो इस एक्सप्रेशन, ये किस तरह एक्सप्रेशन में लिखें, तो L1 प्लस L2 होगा। लेकिन अगर बोलते हैं कि आपने क्या करना है कि एक की एंडिंग स्टेट और दूसरी की स्टार्टिंग स्टेट को आपने आपस में सिंपल मिला देना और ऊपर लैम्डा लिखना है, कोई स्टेट नहीं है बीच में आपने लगाई, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये मल्टीप्लिकेशन यानी इसका एक्सप्रेशन होगा L1 L2। लेकिन अगर आपके पास क्या होता है कि एक आपके पास TG है और उसमें आप लोग स्टार्टिंग वाली को एंडिंग के साथ करते हैं और लैम्डा लिखते हैं और एंडिंग वाली से स्टार्टिंग वाली के ऊपर भी लैम्डा लिखते हैं, तो इसका एक्सप्रेशन L1 स्टेरिक है। ये इंपॉर्टेंट MCQs के लिहाज से है, ठीक है। अच्छा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ लैंग्वेज में आप लोगों को ऑलरेडी बता चुकी हूँ, इसको डिनोट करते हैं LC से या L के ऊपर ये कामा भी लगा सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो पिछले सेमेस्टर में पूछा हुआ था लॉन्ग के अंदर और बहुत ही ज़्यादा इजी है, अगर आप लोग समझ लें इस कॉन्सेप्ट को तो बहुत ही ज़्यादा इजी है। अच्छा, यहाँ पे आप लोगों ने करना क्या है कि आपको इस तरह से डायग्राम दी हुई होगी और आपको सिंपल बोला जाएगा कि आपने क्या करना है, इसको कॉम्प्लीमेंट बनाना है। तो सिंपल आपने इस डायग्राम को कॉपी पेस्ट कर लेना है अपनी आंसर वाली जगह पे, और कॉपी पेस्ट करने का तरीका भी मैं आप लोगों को बताती हूँ। आप लोगों ने क्या करना होगा कि विंडो वाला जो बटन होता है उसको दबाना है और प्रिंट स्क्रीन दबाना है, तो आपका स्क्रीनशॉट ले लिया जाएगा। उसको आपने Ctrl+V कर देना है पेंट के ऊपर, ठीक है। पेंट के ऊपर जब आप उसको पेस्ट कर देंगे तो वहाँ पे ना पेंट के ऊपर आपके पास सिलेक्ट का ऑप्शन होता है जिसमें आप रेक्टेंगल से सिलेक्ट करते हो, उससे सिलेक्ट कर लो और फिर से कॉपी कर लो, ठीक है, या कट कर दो। एंड देन पेंट के अंदर ही आपने न्यू फाइल ओपन कर लेनी है और वो जो अब आपने सिलेक्ट किया उसको पेस्ट कर लें। अब आप लोग इजीली एडिटिंग कर सकते हैं, तो आपको दोबारा से इसको ड्रा करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अब ज़रा क्वेश्चन देखें सॉल्व कैसे करना है।
पहली चीज कि आप लोगों ने क्या करना है कि जिसके साथ प्लस लगा हुआ है उस स्टेट के साथ से प्लस हटा के बाकी सब जिनके साथ प्लस नहीं लगा हुआ वहां लगा देना है और यहाँ से प्लस हटा देना है। सिंपल इतना सा काम है। अब हमारे पास क्यू के साथ प्लस था ना, क्यू के अलावा बाकी सबके साथ हमने प्लस लगा, तो ये एग्जैक्ट डायग्राम जो है वो पिछले पेपर्स में आई हुई थी पिछले सेमेस्टर में, तो आपने इसको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, बहुत ईजी और लॉन्ग भी है। ठीक है, तो आपको 5 मार्क्स आपको मिल जाएंगे इतनी ईजी कॉन्सेप्ट पर। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे आप लोगों के पास ये भी वही कॉन्सेप्ट है कि आप लोगों ने कॉम्प्लीमेंट किस तरह से लेना है, तो आप लोग जो है वो कॉम्प्लीमेंट मैंने आप लोगों को सिखा दिया। बाकी सारा वही कॉन्सेप्ट है इनपुट आउटपुट वाला कि इनपुट किस तरह से लेनी है, आउटपुट किस तरह से लेनी है। एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट, अब ये एमसीक्यूज के लिहाज से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट लॉन्ग में भी पूछ सकते हैं, शॉर्ट में पूछ सकते हैं, लॉन्ग में नहीं। अच्छा, नॉन रेगुलर लैंग्वेजेस कौन सी होती हैं? आपने यहाँ से याद कर लिया पैलिंड्रोम, प्राइम, इक्वल। अब लॉन्ग के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है, सॉरी मैंने बोला कि लॉन्ग में नहीं है, लेकिन लॉन्ग में ये क्वेश्चन किस तरह से आया हुआ था ये बताती हूँ। क्या लिखा हुआ था, आपको डिफरेंट रेगुलर एक्सप्रेशंस दिए हुए थे, ठीक है, और उसके आगे आपने लिखना था कि ये कौन सी इस नॉन रेगुलर लैंग्वेज का नाम बताएं। अब पहली चीज कि नॉन रेगुलर लैंग्वेज वो लैंग्वेज होती है जिसे आप रेगुलर एक्सप्रेशन से नहीं रिप्रेजेंट कर सकते। तो आपको जो वो इस तरह से दी हुई होगा ना A9, B9, अब ये क्या रेगुलर एक्सप्रेशन है? नहीं। तो इसका मतलब क्या है कि हम लोगों ने इसको रेगुलर एक्सप्रेशन से रिप्रेजेंट नहीं किया, इसका मतलब है ये नॉन रेगुलर लैंग्वेज है। ठीक है, पहली चीज तो आप नाम लिख दें। अगर आपसे पूछा जाता है कि नेम बताएं तो आप बता देंगे पैलिंड्रोम, प्राइम एंड इक्वल। ठीक है, लेकिन अगर आपसे नाम नहीं पूछे जाते, आपको एक्सप्रेशंस दिए जाते हैं और पूछा जाता है कि बताएं कि ये रेगुलर है या नहीं, तो उसके लिए आपने देखना है अगर रेगुलर एक्सप्रेशन है तो आप लिख देंगे कि सिंपल जी ये तो रेगुलर लैंग्वेज है। लेकिन अगर रेगुलर एक्सप्रेशन नहीं यूज हुए तो आप सिंपल लिख देंगे कि ये एक नॉन रेगुलर लैंग्वेज है। तो ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग है, आप लोगों ने लाजमी याद रखना है। दूसरी चीज, इनफाइनाइट स्टेट्स का मतलब ये होता है कि जिसकी कोई एंडिंग स्टेट नहीं होती। ठीक है, जिसकी कोई एंडिंग स्टेट नहीं होती उससे हम लोग इनफाइनाइट स्टेट कहते हैं। दूसरा पंपिंग लीमा आ गया, इसके दो वर्जन होते हैं। ठीक है, पंपिंग लीमा पार्ट 1 एंड पंपिंग लीमा पार्ट 2। ठीक है, इसके अंदर आप लोगों ने एक चीज याद रखनी है कि इसको हम लोग क्या करते हैं कि अगर एक वर्ड हमें दिया हुआ है, वर्ड जैसे ABC, इस तरह से कुछ वर्ड दिया हुआ है या स्ट्रिंग है बेसिकली, उसकी लेंथ जो है वो ग्रेटर है अगर नंबर ऑफ स्टेट्स की। मैं आप लोगों को एग्जांपल से बताती हूँ। ये देखें, ये आपको एक डायग्राम गिवन है, ठीक है, और ये एक स्ट्रिंग गिवन है जिसे आप वर्ड कह रहे हैं। ठीक है, अगर इस वर्ड की लेंथ जो कि 8 है, अगर ये बड़ी हो नंबर ऑफ स्टेट्स, स्टेट कितनी है, 1 2 3 4 5 6 स्टेट्स हैं, तो ये देखिए अगर वर्ड बड़ा है, ग्रेटर है, तो आप क्या करेंगे कि इस पूरी स्ट्रिंग को 3 के अंदर डिवाइड कर दें, X, Y एंड Z। ठीक है, अब X को आप कौन सी स्ट्रिंग देंगे, Y को कौन सी देंगे और Z को कौन सी देंगे, तो ध्यान से सुने। अच्छा जी, अगर आप लोगों को लेक्चर अच्छा लग रहा है, ये वीडियो अच्छी लग रही है, पसंद आ रही है, ठीक है, और आई होप कि इससे आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी। आप लोगों ने वापस आके मुझे लाजमी जो है वो बताना है कि आप लोगों का पेपर कैसा हुआ और पेपर में क्या क्या आया हुआ था। ठीक है, तो लाजमी जो है वो आप लोग मुझे बताइएगा, और आप लोगों ने चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है क्योंकि सब्सक्राइबर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोगों की सपोर्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अच्छा, यहाँ पे देखें कि आपने x को कौन सी वैल्यू, यहाँ पे आपने इनिशियल से स्टार्ट करना है और यहाँ से आप लोगों ने जाना है आगे स्ट्रिंग को पढ़ते जाना है। ठीक है, यहाँ से अब यहाँ पे आए, B स्ट्रिंग पूरी हो गई, दोबारा आगे देखें नेक्स्ट B है, यानी कि ये आपने रन करवानी है। ठीक है, इसके ऊपर अब जो पहला सर्किट बनेगा, जैसे देखें अब 2 से आप लोग दोबारा 2 पे कब आए हैं कि आपने BBA पढ़ा है ना, ये देखें ये लिखा हुआ है BBA, या आपने रीड किया तो आप दोबारा 2 पे आ गए, तो ये देखिए सर्किट बन गया। ये जो BBA वाला सर्किट बना है, इसको आप X को भी जो है वो दे दें, सॉरी Y को दे दें, और जो इस सर्किट से पहले जितनी स्ट्रिंग है, उस सर्किट से पहले जितनी स्ट्रिंग है उसको X को असाइन कर दें। देखिए ये सर्किट बना, क्या बना, BBA, वो हमने Y को असाइन कर दिया, और जहाँ से एंड हुआ ना, यानी जहाँ से स्टार्ट हुआ उससे पीछे जितनी स्ट्रिंग थी, यानी कि B से पीछे क्या आ रहा है, सिर्फ B आ रहा है, उसको X को असाइन करें, और जो बाकी रह गया उसको Z को असाइन करें। ठीक है, तो ये इसका कॉन्सेप्ट था। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास ये वाला भी सेम वही है, जस्ट इसमें आपको कंडीशन दे दी है कि लेंथ X है प्लस लेंथ Y है। यहाँ पे आपने दोनों को ऐड करवाना है, लेकिन ये जो 78 है ना, इससे ग्रेटर या इक्वल आना चाहिए। ठीक है,
बाकी ये आपके पास प्राइम नंबर ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। खैर बाकी ये क्लासेस से रिलेटेड ये भी बहुत बड़ी बड़ी डायग्राम्स है तो ये भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट शार्ट क्वेश्चन आपके पास आ गया है क्वोशंट वाला। ठीक है, इसमें आपने ये चीज़ याद रख लेनी है कि Q इज इक्वल्स टू R ओवर P, ये फार्मूला आपने याद रखना है। ठीक है, और आपको बोला जाएगा कि आप लोगों ने क्या करना है, हमें जो है वो ये चीज़, मैं आप लोगों को एग्जांपल नीचे आएगी उससे जो है वो इस चीज़ को बताऊंगी कि ये क्या है। ठीक है, सूडो थ्योरम आगे, सूडो थ्योरम का बस आपने एक चीज़ याद रखनी है कि ये कभी भी ट्रू नहीं होता। सही है। अच्छा, ये आ गई एग्जाम्पल, ये देखें, ये आपको एक Q दिया हुआ है और एक R दिया हुआ है और आपने क्या करना है कि Q के अंदर जो गिवन है ना चीज़ें, ठीक है, वो आपने R के एंडिंग पे ढूंढनी है। अब देखिए Q के अंदर डबल ए है, आप यहाँ पे देखें कि किसके एंड पे डबल ए आ रहा है। ठीक है, उनको हाईलाइट कर लें। देन ये वाली नेक्स्ट स्ट्रिंग तो इसमें आ ही नहीं रही किसी में। इसी तरह नेक्स्ट जो है वो डबल बी एंड 5 टाइम ए है तो ये भी आ रही है, ये भी हाईलाइट कर लें। और ऐसी भी कोई स्ट्रिंग नहीं है जिसके एंड पे जो है वो इतने ज़्यादा बी आ रहे हो। तो दो ही स्ट्रिंग्स हैं जो हमने सिलेक्ट कर ली, डबल ए डबल और ये वाली। अब आपने आर के अंदर एंड पे देखना है कि किस किस के अंदर आ रही है। तो इस डबल ए को आपने हटा देना है। जैसे देखें ये हमारे पास 3 बार बी था, 3 बार ए था ना, तो इसके एंड से डबल ए हटा दें तो पीछे क्या रह गया, 3 बार बी 1 बार ए, ये हमने लिख लिया। सही है। दूसरी बार देखें कि इसके अंदर दो कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं, एक इसके अंदर डबल ए भी आ रहा है और एक इसके अंदर डबल बी और 5 टाइम ए भी आ रहा है। तो एक बार डबल ए को रिमूव करके जो बचता है वो लिख दें और एक बार ये सारा रिमूव करके सिंपल आपके पास एक बी बचता है वो लिख लें। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट शार्ट क्वेश्चन है, इसको आप लोगों ने लाजमन कर लेना है। ठीक है, तो ये वही जो है वो आ गया आप लोगों के पास। बाकी ये जो है वो एमसीक्यूज के लिए चीज़ें इंपॉर्टेंट है। सही है। अच्छा जी, नेक्स्ट मैं आप लोगों को जस्ट चाह रही हूँ कि पेपर के लिहाज से जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है या जो ज़्यादा रिपीटेड हैं पास्ट पेपर्स के अंदर या करंट पेपर्स के अंदर वो आप लोगों को बता दूँ। ठीक है, तो उनको आप लोगों ने अच्छे से कर लेना है। ठीक है, अभी तक मैंने आप लोगों को 3 तकरीबन शॉर्ट बता दिए हैं और 2 से 3 लॉन्ग भी बता दिए हैं। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट आपके पास ये कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर। अच्छा ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ जी, नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ गए CFG टर्मिनोलॉजीज। इसके अंदर ना 3 टर्मिनोलॉजीज होती हैं। ठीक है, अगर टर्मिनोलॉजीज की बात करें तो 3 होती हैं, एक होते हैं टर्मिनल्स, एक होते हैं नॉन टर्मिनल्स और एक को कहते हैं प्रोसीजर्स। टर्मिनल्स वो होते हैं जिनको आप लोग रिप्लेस नहीं कर सकते, नॉन टर्मिनल्स वो होते हैं जिन्हें रिप्लेस कर सकते हैं और प्रोडक्शंस जो हैं वो आपके पास रूल्स होते हैं। ठीक है, तो इनको ना ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग है कि टर्मिनल्स और नॉन टर्मिनल्स, तो इनका कॉन्सेप्ट एक बार सही से बिठा लें तो आप लोगों के लिए सब कुछ ईजी हो जाएगा। टर्मिनल्स वो होते हैं जिन्हें रिप्लेस नहीं कर सकते। अब मैं आप लोगों को अल्फ़ाबेटिकली दिखा देती हूँ कि टर्मिनल्स कौन से हैं। हमने क्या पढ़ा कि टर्मिनल्स को रिप्लेस नहीं कर सकते। तो टर्मिनल्स ये होते हैं, ये जो आगे आपके पास लिखे हुए हैं ना, जैसे देखें एस की जगह आप लोग एस लिख सकते हैं। ठीक है, दोबारा से एस की जगह लेमडा लिख सकते हैं। तो किसको आप लोग चेंज नहीं कर सकते, किसकी जगह आप लोग कुछ भी नहीं लिख सकते, तो वो है ये स्मॉल है। तो ये आपके पास क्या हुआ, टर्मिनल, क्योंकि आप इसे चेंज नहीं कर पा रहे। और जिसे आप लोग ये देखें एस की जगह हमने एस भी लिख दिया, फिर दोबारा एस की जगह हमने एस भी लिख दिया। ठीक है, फिर एस की जगह हम लोगों ने लेमडा भी लिख दिया। तो कौन सा बार बार रिप्लेस हो रहा है, एस, तो इसे क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनल। बस इतना सा आपने कॉन्सेप्ट याद रखना है तो ये आप लोग इजीली कर लेंगे। बाकी ये बहुत इजी एग्जांपल है नीचे। वैसे पेपर में ये ज़्यादा जो है वो इम्पोर्टेंट चीज़ पूछी हुई थी कि टर्मिनल्स और नॉन टर्मिनल्स का बताएं। उससे रिलेटेड मैं आप लोगों को एक एग्जांपल भी बता सकती हूँ क्योंकि ये भी पेपर में आ सकती है ना। यहाँ पे देखें आप लोगों को ये एक स्टार्टिंग कंडीशन दे दी गई है और आपको बोला गया है कि आपने बताना है कि इससे कौन सा वर्ड जनरेट होगा। तो आप देखिए एस की जगह आपने लगा दिया AS। ठीक है, आप जितनी चाहे उतनी बार ये जो है वो रिपीट कर सकते हैं कि एस की जगह आप जितनी बार मर्जी AS लिख सकते हैं। अगर तो आपको बता देते हैं कि इतनी बार लगाना है तो ठीक है, अगर नहीं है तो आपकी अपनी मर्जी, आप एक बार भी AS लगा सकते हैं, 2 बार भी। अब देखिए AS की जगह हम लोगों ने फिर से S की जगह हमने AS लगा दिया, वो A सेम वैसे ही रहेगा। फिर इस तरह ये 2 A ऐसे ही रहेंगे और फिर S की जगह हमने AS लगा दिया। इस तरह हमने 6 बार ये प्रोसेस रिपीट किया। और दूसरी बार उन्होंने दूसरी कंडीशन दी हुई थी कि एस की जगह लेमडा भी लगा सकते हैं, मतलब नल। तो हमने एस की जगह नल लगा दिया और नल का मतलब तो होता है कि कुछ भी नहीं है ना, इसका मतलब है पीछे जितना ये आपके पास बच गया है ना, ये आपके पास वर्ड जनरेट
सही हो गया। ये इसी से रिलेटेड सारी एग्जांपल्स हैं, ये आप लोगों ने देख लेनी है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट ये इम्पोर्टेंट एक ट्री है, आप लोगों को दिया जा सकता है कि आप लोगों ने इस तरह से ट्री बनाना है, तो वो आप लोग देख लेंगे किस तरह से बनाना है। आप लोगों को एस दिया हुआ है और एस जो है वो एस के आगे जितने वर्ड लिखे हुए होंगे आपने वो उसके साथ रिलेट कर देना है। जैसे एस को हम लोग ए भी लिख सकते हैं, तो हम लोगों ने ये 2 बार ए लिख दिया, फिर इसी तरह ए की जगह हम लोग ए बी भी लिख सकते हैं और ए भी लिख सकते हैं, तो हमने दोनों कंडीशंस लिख दी। और दूसरी जगह देखें कि ए की जगह हम लोग क्या लिख सकते थे, क्या लिख सकते थे, ए भी लिख सकते थे। तो आपके पास जो एंडिंग में ये जो सर्कल में एंड पे चीज रह जाएगी ना, ये आपका वर्ड जनरेट होगा। अच्छा, नेक्स्ट ये वाला देख लें। यहाँ पे आप लोगों ने एक बात याद रख लेनी है। पहली चीज ये कि अगर आप लोगों के पास इस तरह से बहुत सारे एस बार बार आ रहे हैं, 1 एस 2 एस 3, जिसमें ज्यादा बार एस आ रहे हैं ना, उसमें आप लोगों ने क्या करना, प्रोसीजर आपने याद रखना है कि इस तरह से आप लोगों ने जो है वो जो नीचे होता है ना सबसे लेफ्ट टू राइट आपने जाना है। जैसे 3 में प्लस करें 4 और मल्टीप्लाई कर दें 5 के साथ, तो ये आपने प्रोसीजर याद रखना है। लेकिन अगर क्या होता है कि अगर आपके पास ये देखें इस तरह का आ जाता है जिसमें एक ही एस है, तो इसमें आप लोगों ने यहाँ से ऊपर से आना है, यानी कि पहले प्लस लिखें, फिर 3 लिखें, फिर मल्टीप्लिकेशन का सिंबल, फिर 4 और 5। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पेपर के अंदर आया हुआ था। तो अब तकरीबन 4 से 5 शॉर्ट और 3-4 लॉन्ग आप लोगों को बता चुकी हूँ अभी से। साथ साथ जो है वो लिख लें या हाईलाइट कर लें कि ये इम्पोर्टेंट है, सही है। अच्छा, तो ये आप लोगों ने लिख लेना। ये पेपर के अंदर इस तरह से आया होता है कि आपने एक्सप्रेशन लिखना है। तो एक्सप्रेशन कैसे लिखेंगे, पहले प्लस आएगा, फिर 3 आएगा, फिर मल्टीप्लाई का साइन, फिर 4 और फिर 5, सही है। जैसे यहाँ पे देखिए इन लोगों ने इस तरह से किया हुआ है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास क्या इंपॉर्टेंट है, हाँ हम लोग वो जो आपके पास नहीं था कि एस की जगह हम ए एस भी लिख सकते हैं, फिर एस की जगह बी एस भी लिख सकते हैं, तो उसको आप लोग एक लाइन के अंदर भी लिख सकते हैं। इसका मतलब यही है कि एस की जगह आप ए एस भी लिख सकते हैं, बी एस भी लिख सकते हैं, डबल ए एस भी लिख सकते हैं और लेमडा भी। अगर आप लोगों को याद हो तो यही तो आप लोगों की असाइनमेंट भी आई हुई थी, ठीक है, इसी से रिलेटेड। तो आई होप कि ये कॉन्सेप्ट तो आप लोगों का क्लियर हो गई। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास ये रेगुलर एक्सप्रेशंस और डायग्राम्स। तो आप लोगों को वैसे ही अगर आपने मिड टर्म किया हुआ है तो आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होगा कि आप लोगों ने किस तरह से करना है। जो नए नए कॉन्सेप्ट है ना, वो मैं चाह रही हूँ कि आप लोगों को समझ भी आ जाए और आप लोगों को पता चल जाए। खैर, नल प्रोडक्शन क्या होती है, ये नॉन टर्मिनल की एक फॉर्म है और लेमडा जो है इसे ही आप लोग नल प्रोडक्शन भी कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ गया लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन। क्या होती है, जो आप लोग लेफ्ट साइड से करते हो वो लेफ्ट होती है, जो राइट साइड से करते हो वो राइट डेरिवेशन होती है। लेफ्ट का क्या मतलब है, ये देखें, लेफ्ट मोस्ट की बात हो रही है, लेकिन बात किसकी हो रही है, जिससे आप लोग चेंज नहीं कर सकते, वो तो नहीं हो सकता ना चेंज। जैसे एक्स की जगह आप लोग डबल एक्स लगा रहे हो, ठीक है, लेकिन अगर डबल एक्स की जगह आप लोग ए लगा रहे हो तो वो ए तो चेंज नहीं हो सकता ना। इसका मतलब ये नहीं है कि अब लेफ्ट साइड से करना है तो अब ए की जगह चेंज नहीं हो रही तो बस खत्म हो जाएगा, नहीं। आप लोग जिसको चेंज हो सकता है सिर्फ उसकी बात हो रही है कि उसकी जगह आपने लेफ्ट साइड से स्टार्ट करना है कि अब एक्स और वाई है, आप एक्स को भी चेंज कर सकते हैं, वाई को भी, लेकिन लेफ्ट के अंदर आप लोग एक्स वाले को पहले चेंज करेंगे, ठीक है। ये इनके अंदर जो है वो मेन डिफरेंस था। बाकी नेक्स्ट एक और चीज़ मैं आप लोगों को बताऊं कि 4 और 2 के ना फाइनल टर्म प्रिपरेशन के अंदर एक चीज़ जो मैं आप लोगों को अपने लिहाज से अपने तजर्बे से बताना चाहूँगी। पहली चीज़, अगर आप लोगों के पास टाइम कम है या आप लोगों को आगे वाले ये जो नेक्स्ट लेक्चर्स हैं जिनमें पीडीएज है, ठीक है, अगर वो आप लोगों को मुश्किल लग रहा है ना, तो आप लोग सिंपल 37 लेक्चर तक भी अगर कर लेते हैं ना, लेकिन ये है कि 37 के अंदर जो जो चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई हैं वो चीज़ें भी अगर आप लोग कर लेते हैं ना, ठीक है, तो आप लोगों का सारा क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन उसमें आप लोगों ने एक बात याद रखनी है कि जो जो चीज़ें मैंने बताई हैं वो सारी आप लोगों ने लाजमी करनी है। ये मैं आप लोगों को नहीं कह रही कि 37 से ऑनवर्ड जो लेक्चर्स है उनमें से पेपर नहीं आना, उनमें से पेपर आएगा, ठीक है, लेकिन वो आप लोगों का टोटली चॉइस पे जा सकता है, ठीक है। चॉइस पे कैसे जाएगा कि आप लोगों का एक लॉन्ग पीडीए से रिलेटेड ज़रूर आएगा, लेकिन एक लॉन्ग की चॉइस भी होगी, ठीक है। इसी तरह आपके पास 6 जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं जिनमें से आपने 4 करने होते हैं, तो आपके पास 2 शॉर्ट पीडीए से रिलेटेड आएंगे, ठीक है। तो ये आप लोगों ने नहीं कहना कि बिल्कुल आएंगे ही नहीं, लेकिन अगर आप लोग सिर्फ 37 लेक्चर्स तक जो जो चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई हैं सिर्फ वो कर लेते हैं ना,
तो आप लोगों का पेपर 100% एक्यूरेट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप लोगों के पास टाइम है और आप लोगों को नेक्स्ट लेक्चर्स भी समझ आए हैं तो आप लोग ज़रूर करें, ठीक है। तो उससे ये होगा कि अगर आप लोगों को कोई जो है वो भूल जाती है चीज़ या कोई सही से याद नहीं आ रही तो आप लोग वहाँ पे पीडीए वाला कवर कर लें। लेकिन ये थोड़ा सा जो है वो ट्रिकी सी चीज़ है, वहाँ पे इतना टाइम भी नहीं होता ये बनाने के लिए, क्योंकि पीडीए बनाना काफ़ी टफ काम है, ठीक है। तो इसलिए मैं आप लोगों को ये वाली चीज़ सजेस्ट करूँगी। लेकिन ये आपने बेसिक इनके कॉन्सेप्ट ज़रूर ले लेने हैं, क्योंकि ये आप लोगों के लिए एमसीक्यूज़ के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज़ के लिहाज से तैयारी लाजमी करनी है। अब यहाँ पे एक चीज़ कि जिससे आप लोग क्या बोलेंगे कि एक ऐसा एफए का पार्ट जिसके अंदर इनपुट जो है वो रन होने से पहले जहाँ पे आप लोग जो स्ट्रिंग होती है अपनी इनपुट वाली वो कहाँ प्लेस करते हैं उसे कहते हैं टेप। तो ये एमसीक्यूज में आ सकता है, ठीक है। दूसरी चीज़, स्टार्ट स्टेट को ओवल से, एक्सेप्ट स्टेट को भी इसी तरह ओवल से, ठीक है, और रिजेक्ट स्टेट को भी इसी तरह से ही रिप्रेजेंट करते हैं। ये एमसीक्यूज में प्रॉपर आपके पास ये स्टेट्स आई हुई थी, ठीक है, इस तरह से शेप्स बनी हुई थी और आपसे पूछा हुआ था कि ये कौन सी स्टेट के लिए है। तो ये एमसीक्यूज के लिए आपने लाजमी तैयार करने हैं। नेक्स्ट, रीड के लिए, ठीक है, ये रीड के लिए डायमंड का सिंबल होता है और इसी तरह एक और भी चीज़ का सिंबल सेम डायमंड की तरह, हाँ जी, पॉप के लिए, पॉप के लिए रीड का सिंबल सेम है, एक्सेप्ट, स्टार्ट और रिजेक्ट तीनों का सिंबल सेम है और पुश का ये है। तो आपने इन तीनों चारों सिंबल्स को ना अच्छे से कर लेना है कि कौन सा सिंबल किसके लिए। ये शॉर्ट में भी आ सकते हैं, हो सकता है बाय लक आप लोगों के जो शॉर्ट आ रहे हैं वो इनसे रिलेटेड आ जाए, ठीक है। तो इतना, लेकिन ये देखें ना, अब इस तरह से पीडीए आपने बनाना है, आपको एक एक्सप्रेशन दिया होगा और आपने ये पीडीए बनाना है, तो ये थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। अगर आप लोग चाहते हैं इसको करना तो आप लोग ज़रूर करें। लेकिन बाकी मैं आप लोगों को ये बोलूँगी कि 37 से ऑनवर्ड जितने लेक्चर्स हैं, 38 से लेकर 45 तक, उनको आप लोग सिर्फ एमसीक्यूज़ के लिए प्रिपेयर करें, क्योंकि बाकी आपका चॉइस पे चला जाएगा। बाकी अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। फिफ्थ सेमेस्टर के जितने भी आप लोगों के सब्जेक्ट्स हैं उन सब की तकरीबन जो फाइनल टर्म प्रिपरेशनल वीडियोज़ हैं करंट पेपर से रिलेटेड, वो सारी मेरे चैनल पे मैंने अपलोड की थी पिछले सेमेस्टर के अंदर, ठीक है। और उसके ऊपर काफ़ी अच्छा मुझे रिव्यू आए थे, मुझे कमेंट्स भी स्टूडेंट्स ने किए थे, तो वो कमेंट्स भी आप लोग पढ़ सकते हैं। उसमें स्टूडेंट्स ने बताया हुए कि उनकी 4-4, 5-5 शॉर्ट लॉन्ग जो है वो मेरी वीडियो में से आए हुए थे। तो आप लोग जो है वो अगर मेरी वीडियो से तैयारी करेंगे तो आप लोगों की 100% तैयारी होगी। लेकिन उसकी शर्त यह है कि आप लोगों ने वो सारी चीज़ें करनी है, ठीक है, जो जो चीज़ें मैंने बताई हैं। तो इतनी मेहनत का अगर आप लोग एक छोटा सा सिला दे दें, वो ये कि चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, इससे आप लोगों की हेल्प होगी। आप लोगों की ही लिए जो है ना हेल्पफुल वीडियो सारी आती रहेंगी, मज़ीद भी मैं वीडियोज़ बनाऊँगी। तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अंटिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।